Hi everyone, very good evening to all. Welcome to our Success to Himachal YouTube platform. Myself यशविनी. जो हमारा आज का सेशन होगा उसमें बेसिकली हम जो जनरल साइंस कंपोनेंट है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. मतलब जो भी आपके एचपीएस हो गया, इसके अलावा और हिमाचल के एग्जाम्स हैं उसके रिगार्डिंग जो हमारे एमसीक्यूज होंगे उसकी जो डिस्कशन है वो करते हैं हम. ठीक है. इसमें बेसिकली करंट नहीं होगा, करंट ओरिएंटेड नहीं होगा. ये सेशन जो बनाया गया आप लोगों के लिए स्पेशल जनरल साइंस एमसीक्यूज का सेशन है. बेसिक जो होंगे आपके क्वेश्चंस है ना, तो उसके रिगार्डिंग करेंगे हम. तो स्टार्ट करेंगे. देखो, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके आगे. ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन विच वन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड. इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है जिसको प्रेजेंट होता है. ठीक है. एक चीज आपको पता है कि जो देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता ही है जेनेटिक मटेरियल, राइट. बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो गया न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए. ठीक. दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, शायद इसके बारे में आई थिंक पहले भी डिस्कशन हुई है, माइनर डिस्कशन यही कि दो ऐसी ऑर्गेनेलीज होंगी जिनमें जो डीएनए होगा ना, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. उसको एक टर्म बोलते हैं हम ऑटोसोमल डीएनए. ठीक है. ये है ऑटोसोमल डीएनए. ठीक. तो ये प्रेजेंट होगा ये जो ऑर्गेनेलिस, जो भी इसका आंसर होगा, इसका बेसिकली आंसर होगा डी ऑप्शन. दोनों ही आपके पास आ जाएंगी, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये देखना, शॉर्ट में इसके फंक्शंस जो हैं वो भी थोड़े डिस्कस कर लेते हैं. वेट अ मिनट. आई थिंक कोई इशू आ रहा है इसमें. जूम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम ऐसे देख लेते हैं. इसमें देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, ये आपकी पावर हाउस ऑफ सेल है. ठीक है. जो कि एटीपी बनाएगा, जिसको एटीपी की प्रोडक्शन करेगा. ठीक है. अब जैसे मान लो पूरे दिन भर में आप डेली एक्टिविटीज करते हो. ठीक है. तो उन डेली एक्टिविटीज के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसको आप बोलते हो एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब जो ये एटीपी है ना, वो बनाएगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. इसके अलावा अब जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनका फंक्शन ये होगा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है ऑब्वियसली जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी. ठीक है. ये एनिमल सेल में भी नहीं होगी ऑब्वियसली, नाइदर इन एनिमल सेल नॉर इन ह्यूमन सेल. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का लिंक क्लोरोफिल के साथ है. ठीक है. ऑब्वियसली प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनका काम ये होगा. क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल. ठीक है. क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो भी प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, या जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो काम होगा क्लोरोप्लास्ट का. इन दोनों में अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा. आगे चलेंगे. इन विच पार्ट ऑफ प्लांट्स ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस. ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जहां आपको ट्रांसपिरेशन देखने को मिल रही है? ठीक है. स्टेम, रूट्स, लीव्स, या बोथ ए एंड सी. मतलब स्टेम में भी, लीव्स में भी. ट्रांसपिरेशन आपको पता ही है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जब वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वाटर का लॉस होता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है. ऐसा कौन सा पार्ट है जहां आपको देखने को मिलेगी? ऑब्वियसली रूट्स तो नहीं होगा. ठीक है. ये ऑप्शन तो आपके माइंड में आनी भी नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं. तो इसका जो आंसर होगा डी होगा. बोथ ऑप्शंस ए एंड सी. ठीक है. स्टेम भी होगी, लीव्स भी, दोनों से ट्रांसपिरेशन पॉसिबल हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ पर्टिकुलरली बाय स्टिमुलेटिंग सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स. अब इन्होंने प्लांट हार्मोन्स की जो यूनिट है ना, आपकी बेसिक यूनिट है, उसका क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन में हेल्प करेगा स्टेम्स में. ठीक है. ऑक्सिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, या फिर जिबरलिन. ये चार मैं बताना चाहूंगी आपके प्लांट हार्मोन्स हैं. देखो, एक चीज इसमें थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे अब जब सेशन इस पे है ही है ना. ये देखो, एक तो होते हैं इनिशिएटर, एक होते हैं इनहिबिटर. ठीक है. प्लांट ग्रोथ इनिशिएटर होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनिशिएट करेंगे. ठीक है. इनहिबिटर होंगे जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना उसको इनहिबिट करेंगे. एक लौता एक ही ऐसा हार्मोन है, दैट इज एब्सिसिक एसिड. ठीक है. जिसको आप इनहिबिटर बोलते हो.
जो जिसका ऐसा होगा, उसके केस में ऐसा होगा जो जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, मतलब उसको प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करेगा। एक ऐसा ही ये हार्मोन है जो नेगेटिव रोल, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव की सेंस में ही इसका फंक्शन है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव फंक्शन भी है इसका, बट एक मेन जो इसका फंक्शन है वो सप्रेसिंग का ही है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चाहे ऑक्सिन है चाहे इथाइलिन है, दे ऑल आर प्लांट ग्रोथ इनिशिएटर, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, ठीक है, सेल की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इथाइलिन होता है जब आपके फ्रूट की राइपनिंग होती है ना, फ्रूट पकता है, ठीक है, जैसे गावा हो गया, तो उस टाइम पे आपको ना एक अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन की प्रेजेंस, उसकी वजह से जो है आपको राइपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जल्दी बताओ कौन सी स्टेटमेंट है इसमें से जो आपको करेक्ट लग रही है। पहली ऑप्शन, न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली प्रोटॉन्स, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात बोल दी, ठीक है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बात यहाँ बोली गई है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन, कह रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही है, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एटम अगर हम बोलेंगे तो ऑब्वियसली न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर न्यूट्रल चार्ज होगा आपका, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आपको पता है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, उन पे नेगेटिव होगा, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, उन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। जो एटम का सेंटर है ना उसमें प्रोटॉन्स ही सिर्फ नहीं होते, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो बोल लो बेसिकली न्यूक्लियस बोल लो, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ना ही इकल्ले न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ओनली न्यूट्रॉन एंड ओनली प्रोटॉन इज रॉन्ग आंसर, और रॉन्ग ऑप्शन बोल दो। सेंटर पार्ट ऑफ एटम कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, अगर मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर बताऊं, ये तो चलो बेसिक क्वेश्चन ही है ना, इसमें ऐसा होगा, ये देखो, ये पूरा एटम है, जो इसका सेंटर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एटम के सेंटर पे, और जो वैलेंस शेल है ना न्यूक्लियस के अराउंड, वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, वैलेंस शेल में वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस जो होता है ना, इसको आप एक और टर्म देते हो, उसको आप उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक टर्म है न्यूक्लियॉन्स, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका सेल होता है ना उसमें काफी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब बेसिकली सेल मशीनरीज बोल लो, जो अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, राइट। उनमें से एक ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस, उसका इन्होंने बोला है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पैकेजिंग करेगा गोल्जी अपरेटस में, ठीक है, मतलब ये बोल लो उसके फॉर्मेशन में कौन सी चीज हेल्प करेगी, तो ये पूछा हुआ है इन्होंने। ऑब्वियसली लाइसोसोम्स, मतलब क्या क्या बना सकते हैं, बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, एक ही बात है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी, ये कौन सी दूसरी ऑर्गेनेली वो बनाएगी, वो बनाएगी लाइसोसोम्स। देखो जो आपकी गोल्जी बॉडी है ना, उसका जो काम होगा, वेट अ मिनट, ये आपका सेल है, नॉट सेल, हाँ सेल की ऑर्गेनेली है, कुछ इस तरीके की दिखती है, ये व्यू है गोल्जी अपरेटस का। इसका काम होगा स्टोरेजिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है, स्टोरेजिंग और जो पैकेजिंग है वो काम किसका होगा, गोल्जी अपरेटस का होगा, ठीक है। जैसे मान लो इसके पास कोई भी इंजाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आ गए इसके पास, कोई भी इंजाइम्स आ गए, कोई भी लिपिड्स मतलब फैट्स, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स आ गए, उसको स्टोर करेगा, ठीक है। उससे पहले क्या करेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, उसको फिर उसके बाद कुछ चेंजेस लेके आने, दैट इज बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली। उसके बाद उसको स्टोर भी करेगा, पैक भी करेगा और आगे भेज देगा जब जरूरत होगी सेल के किसी पार्ट में या प्रोटीन की या एंजाइम की, राइट। तो ये काम है, ठीक है, बेसिकली इसका मैं बोलती हूँ जोमेटो वाले भैया का काम या पिज्जा डिलीवरी बॉय वाला काम इन्होंने सौंपा हुआ है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इनको बोलते हैं,
ठीक है, किसी एग्जाम में, नॉट हिमाचल, किसी और स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? आई थिंक पंजाब में था, अब मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो वो गोल्जी अपरेटस ही है। ठीक है, पैक करके स्टोर करेगा, उसको फिर ट्रांसफर कर देगा, वो काम होगा। अब इंजाइम्स भी तो ये कर रहे हैं, तो लाइसोसोम्स और क्या होते हैं? यही तो होते हैं। लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम ही तो होते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें राउंड स्ट्रक्चर होगा बेसिकली, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। ठीक है, किसी चीज की ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम बेसिकली जो किसी चीज को इनगल्फ करेंगे, ठीक है, वो होंगे ये लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, ये चीज होगी। इसकी फॉर्मेशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी ही करेगा। एक टर्म दी जाती है इसको सोसाइडल बैग्स, ये भी आपको पता होगा। सुसाइडल बैग्स होंगे कि जैसे देखो, मान लो ड्यू टू एनी रीजन जो ये लाइसोसोम की वॉल है ना, जैसे मान लो ये पूरा सेल है आपका, ठीक है, ये वॉल अगर गलती से टूट गई तो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड हो जाएंगे पूरे के पूरे सेल में। ठीक है, तो दे विल इनगल्फ द सेल, पूरे सेल को इनगल्फ कर देंगे, खत्म कर देंगे। दैट्स व्हाई जो लाइसोसोम्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, उनको आप सुसाइडल बैग्स भी बोलते हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। ठीक है, ऐसा कौन सा पर्सन है, ठीक है, इनमें से ये बताओगे कि जो किसी भी ब्लड ग्रुप का बोल सकते हो कि ब्लड रिसीव कर सकता है। एनी ब्लड ग्रुप, कोई मर्जी ब्लड ग्रुप हो, बेसिकली आप बोल सकते हो। एक तो डोनेट करना होता है, एक रिसीव, मतलब उसकी बात करें सेकंड ऑप्शन की, कौन सा आपको लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन होनी चाहिए? ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोल सकते हो। दो टर्म्स होती हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड रिसीव करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होगा जो सबको डोनेट कर सकता है, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। रेसिपिएंट की बात हो रही है क्योंकि यहाँ रिसीव टर्म आ गया, कीवर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो जो आंसर होगा इसका ऑब्वियसली वो कौन सा हो जाएगा? बी, ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, और जो ओ होता है वो कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये आपको पता है। अब इसमें देखो एक थोड़ी बेसिक सी चीज है पर बताऊंगी। ये ना आपका जो सेल होता है, देखो दो टर्म्स है, मैं पहले भी बोलती हूँ, इनको मिक्स नहीं करना। एक होता है एंटीजन, एक होता है फॉरेन एंटीजन। जो आप इन्फेक्शन की बात करते हो ना, दैट इज फॉरेन एंटीजन, के भी बाहर से कोई चीज आई, ठीक है, टू कॉज इन्फेक्शन इन योर बॉडी, दैट इज फॉरेन एंटीजन। सिंपल एंटीजन होते हैं, आप बोल सकते हो प्रोटीन्स, जैसे कि जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उस पर आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर्स है ना जो, दे आर एंटीजन्स। वो बेसिकली एक प्रोटीन होते हैं जो हर एक रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे जो पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है, जिस बंदे का ए ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे? ए। ठीक है, जिस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर कौन से एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे? बी एंटीजन। ये रहे। ठीक है, ए बी वाले पे दोनों एंटीजन होंगे, ए बी बी बी। ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन पे नो एंटीजन्स, एंटीजन्स एब्सेंट होते हैं, ना तो ए होते ना बी होते। ठीक है, इसकी खासियत है ये, इस वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, अब जैसे देखो ए की बात कर दी, इसमें एक चीज ऑपोजिट होगी, एंटीजन और एंटीबॉडी वाली। वो कैसे? जो ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं ना, उनमें अगर ए एंटीजन है ना, तो उनकी बॉडी बी एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीबॉडीज होते हैं बाहर से कोई इन्फेक्शन आई, उसके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी, दैट आर एंटीबॉडीज। तो वो एंटीबॉडीज बनाएगी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन। ठीक है, जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा, बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडीज बनेंगी उसमें, ये ध्यान रखिएगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, दैट्स व्हाई उनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब एक काम देखो, एंटीबॉडीज का काम क्या होगा? लिंक करवाऊंगी एक चीज, एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम बनाएंगे। इम्यून सिस्टम है बी और टी सेल्स। बी और टी सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होगा, ठीक है, कोई बाहर से इंफेक्शन आई, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी बनाती है ना एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, अब जो जिस पर्सन का ए बी ब्लड ग्रुप है ना, उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, जब बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आया ना, अच्छा एक चीज और, अब आपके माइंड में आया होगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है ना, इनके ऊपर एंटीजन है, तो ये क्या खुद की बॉडी को इन्फेक्शन नहीं कॉज करते? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल प्रोटीन्स हैं। अगर हमारे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी के लिए वो फॉरेन नहीं है, किसी और की बॉडी के लिए वो फॉरेन होंगी। जो हमारा, जैसे मान लो सपोज दैट मेरा ए ब्लड ग्रुप है और मेरे आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो मेरे जो एंटीजन है ना, अगर मैं किसी को ब्लड दे रही हूँ तो उसके लिए ये फॉरेन है, नॉट फॉर मी।
वैसे ही बी की बात हो रही है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कोई एंटीबॉडीज तो होती नहीं है, अगर बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन आया, वेदर बैक्टीरिया, वायरस, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, उसको खत्म करेगी। सिंपल है फंडा, तो आपको पता ही है, ठीक है। बट अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रही है ना, कोई मर्जी कोई भी चीज आ जाए, कोई मर्जी ब्लड ग्रुप आ जाए, मान लो इसमें तो एंटीबॉडीज बनी नहीं ना रही, तो इसको क्या दिक्कत है। दैट्स वाई ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, किसी से भी रिसीव कर लेगा, क्योंकि जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज नहीं बना रही ए बी के केस में, ठीक है। क्योंकि चाहे ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन आ जाए, चाहे बी का, चाहे ओ का, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि कोई मर्जी जब आ रहा है, कोई मर्जी फॉरेन हो, ठीक है, फॉरेन तो ऑब्वियसली है, बट एंटीबॉडीज नहीं बन रही, तो ऑपोजिट केस होगा ओ ब्लड ग्रुप में। अब जिस पर्सन का ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एंटीजन नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप किसी और को दे रहे हैं, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो चीज फॉरेन है या नहीं, समझे। जैसे मान लो मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, मैं किसी पर्सन को डोनेट कर रही हूँ ब्लड जिसका ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो मैंने जब ब्लड डोनेट किया तो मेरे आरबीसीज के ऊपर तो एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कोई बाहर से फॉरेन चीज आ रही है, तो उसको तो अपनी चीज ही लगेगी ना, तो फॉरेन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनेंगी, ए एंटीबॉडी बी बनेंगी, पर उसको जब फॉरेन वाली चीज लग ही नहीं रही कोई, मतलब ऑब्वियसली ओ, मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, अब वो जो डोनेट करना है तो उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो किसी मर्जी को दे दो ना, तो उसको क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। जब फॉरेन समझेगी ही नहीं जिसको ब्लड ग्रुप दे रहे हैं उसकी बॉडी, है ना। अगर ए की बात करें तो चाहे बी को भी दे सकते हो आप, ठीक है, तो ओ में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी को ऐसा है कि ठीक है नॉर्मल है, फॉरेन नहीं है वो, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन उसको नहीं दिखेंगे तो उसकी बॉडी क्यों एंटीबॉडीज बनाएगी, तो ऐसा रीजन होगा। दैट्स वाई ये खासियत है कि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते, तो दूसरे को ये फॉरेन नहीं लगता, इस वजह से इजीली किसी को भी डोनेट किया जा सकता है ओ ब्लड ग्रुप। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आरबीसीज फॉर्मेशन, ऐसा कौन सा विटामिन होगा जो आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जल्दी बताएं। रेड ब्लड सेल्स, 4 ऑप्शंस हैं, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, ये कैल्सीफिरोल। ये पूछा गया बेसिकली आरबीसीज को बनने के लिए होगा फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड जो होगा वो ऐसा विटामिन है जो आपके रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए चाहिए होगा। आरबीसीज को बोलते हो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो आप, ठीक है। आपको पता है आरबीसीज का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे कंटेन्स द प्रोटीन नोन एज एचबी, उसको आप हेमोग्लोबिन बोलोगे। जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, इसका मेन फंक्शन होगा आपकी बॉडी में टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ये चीज होगी। और जो एचबी होता है ना, वो एक ऐसे बता रही हूँ नॉलेज के लिए, एक एचबी का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक एचबी की बात हो रही है तो कितने ही एचबी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो अगर एक की बात करें तो वो 4 जो हैं उनको बेसिकली ट्रांसफर कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, या फिर लीवर। नॉट बोला हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो इनमें से जो नॉट वाली ऑप्शन होगी ना, वो ही आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। डी ऑप्शन लीवर, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ये सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट हैं, ठीक है। वेट अ मिनट में पानी पी लूं, इसका ही अलग होगी ऑप्शन। लीवर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, तो ये चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। वो जैसे आपकी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होगा वो लीवर है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होगा पैंक्रियास, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है, इनमें से कौन सा जो होगा न्यूट्रिशनल कॉज होगा एनीमिया का, ठीक है। एनीमिया होता क्या है, आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ आरबीसीज, जब आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाए, ब्लड बेसिकली ब्लड का पार्ट आरबीसीज। देखो एक चीज को ध्यान से समझना, इसमें मेंशन नहीं है डायग्राम, अब आपको बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो आपके ना ब्लड होता है ना,
उसमें दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, एक होते हैं आपका प्लाज्मा, एक होते हैं आपके कॉर्पसल्स, ठीक है, दो चीजें होंगी। प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट जो 60 to 70% फॉर्म करेगा। जैसे जो मैं बात करूं, आपके जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं, वो सारे किसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो भी सेल्स होते हैं आपके, जैसे आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट होंगे किसमें, ब्लड में, ठीक है। आरबीसीज का फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसीज का फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे या इम्यून सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली कोई बाहर से फॉरेन इन्फेक्शन आई, ठीक है, उसके अगेंस्ट फाइट करना और वो सारा काम होगा डब्ल्यूबीसीज का, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होगा, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, ठीक है, ये प्लेटलेट्स का फंक्शन होगा। कहीं आपके कट लगता है सपोज दैट, ठीक है, तो वहां पे जो ब्लड क्लॉट हो जाएगा वो होंगे आपके प्लेटलेट्स, ठीक है। वेट अ मिनट, उसकी बात हो रही है। तो अनीमिया में ये चीज थी, इसमें होता है कि आरबीसीज का लॉस हो जाना। जब आरबीसीज कम होंगे, उनका लॉस होगा, तो आरबीसीज में ही तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसमें ही प्रेजेंट है ना जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्चुअल में आरबीसीज कम हुए, उसके कम होते क्या हुआ, एच बी ऑटोमेटिकली कम हुआ। वो कम हुआ तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ऑब्वियसली टिश्यूज को पहले जा रही थी, नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रही थी, अब कम होगी, ठीक है। आरबीसीज के कम होने से एचबी कम हुआ, एचबी के कम होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे सीधा इफेक्ट पड़ा, दैट इज एनीमिया, जिससे डिजीनेस होगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, टायर्डनेस होगी, दैट इज एनीमिया, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया क्यों होता है, एनी गेस। ऐसा होगा क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एचबी, वो आयरन का मिलके बना होता है, ठीक है। दैट्स वाई उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट विल कॉज एनीमिया, तो ऐसा रहेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर एक एरियोलर टिश्यू, कौन सा लग रहा है आपको, कौन सी ऑप्शन लग रही है आपको मूवमेंट के लिए। चार ऑप्शंस है यहाँ पे। ऑब्वियसली देखो नर्वस तो नहीं होगा, हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसका आंसर आएगा मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ ये देखो, तीन तरह के मस्कुलर टिश्यूज आप पढ़ते हो, कार्डिक मसल, स्मूथ और स्केलेटल। कार्डिक मसल्स होंगे जो आपके ना प्रेजेंट होंगे हार्ट में, ठीक है। हार्ट आपके जो मसल्स का मिलके बना होगा, दैट आर कार्डिक मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं, एक होते हैं स्केलेटल। स्केलेटल मसल्स नाम से पता लग रहा है जो आपके स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करेंगे, उसकी जो फॉर्मेशन करेंगे वो होंगे आपके स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा सेंटर में क्या है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होंगे जो आपके जो इनवॉलंटरी है ना, देखो जो जैसे मान लो ये बेसिकली इनवॉलंटरी होते हैं नेचर में, जो आपके ये होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलेटल मसल्स की अगर मैं बात करूं, आपकी विल से होता है ये, आप अपने हैंड की मूवमेंट कर रहे हो, अपने आर्म की मूवमेंट या लेग्स की मूवमेंट, ये आपकी विश या विल से हो रहा है, ठीक है। तो ये वॉलंटरी एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में है, तो वो उसका लिंक स्केलेटल मसल्स के साथ आएगा, ठीक है। अब बचा इनवॉलंटरी, उसका लिंक आएगा स्मूथ मसल्स के साथ, जैसे आपकी डाइजेशन हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो फूड अगर मैं कहूँ, जैसे स्टमक में ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पलक का झपकना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये यहाँ हर जगह पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जहाँ इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। कहीं पैंक्रियास का कोई एक्शन हुआ, इंटेस्टाइन में कोई एक्शन हुआ, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूरी एलिमेंट्री कैनाल तभी बताई हुई है, तभी बनाई हुई है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में इसकी फंक्शनिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट्स वाई स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होंगे, ठीक है। ये इसका जो आंसर होगा मूवमेंट के लिए। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होंगे वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बताओ आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है।
देखो सी ऑप्शन होगी, दोनों ही ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट है जो नॉन मेटल है ना तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये दोनों ऑप्शन ही ठीक है। एक मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पीरियोडिक टेबल तो नहीं ऐड किया हुआ, जो लेफ्ट साइड होती है ना पीरियोडिक टेबल की, उसमें जनरली मेटल्स प्रेजेंट होंगे। राइट साइड में क्या होते हैं आपके नॉन मेटल्स। अब जैसे मैं बात करूं, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सोडियम Na पॉजिटिव हो गया, ये सारे मेटल्स हैं। मेटल्स की टेंडेंसी होगी दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे F नेगेटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नेचर में, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी है या एबिलिटी है वो आपके किस में प्रेजेंट होगी, नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो नॉन मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ना तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक चीज और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगी, जो मेटल्स होते हैं ना उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं दे आर बेसिक। कैसे, देखो मैग्नीशियम है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। ठीक है, बेसिक है ये। मेटल की हाइड्रोक्साइड है ये, मेटल्स की ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगा लो, वो ऑक्साइड है ये हाइड्रोक्साइड है, दोनों क्या होंगी, बेसिक होंगी। ठीक है, पर अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड क्या हुई, एसिडिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनकी जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स होंगी वो क्या होंगी, एसिडिक, बट मेटल्स की क्या होंगी, बेसिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कंसिडर करके चलना है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेप्सिन इज एक्टिव इन, जो पेप्सिन है उसकी बात करी हुई है, पेप्सिन कहां पे एक्टिव होगा। ठीक है, पेप्सिन बेसिकली होगा तो आपके स्टमक में। पेप्सिन एक ना एंजाइम होता है। अब एक बात बताऊंगी, ध्यान से समझना, जब आपकी डाइजेशन होती है ना, ठीक है, देखो आप कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे फैट्स हो, आपके माउथ में हमेशा जो डाइजेशन होगी, सिंपल डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, किसी चीज का टूटना, फूड का टूटना इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ठीक है, अब जैसे देखो इसके अलावा जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी, कुछ भी है ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, राइट, तो उसमें क्या होगा, जो सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन होगा, वो एंजाइम होता है आपके माउथ पे, वो सिर्फ रिएक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, उसको ही तोड़ेगा वो। बाकी चाहे आप प्रोटीन खा रहे हो चाहे फैट खा रहे हो, वो एज इट इज आपके स्टमक तक चले जाएंगे, वहां पे उसकी डाइजेशन शुरू होगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कि जो आपका माउथ है उसमें ऐसा कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता जो किसी और फूड की डाइजेशन कर सके, सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज होगा जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करेगा, दैट्स इट। बाकी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे आपके स्टमक में, ठीक है, या फिर उसके बाद आपकी इंटेस्टाइन में। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है, स्टमक होगा इसका आंसर पेप्सिन का, राइट। पेप्सिन का ये होगा, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। जैसे कोई भी दो होते हैं आपके स्टमक में एंजाइम, ठीक है, एक आपका होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। ठीक है, रेनिन तो होता है जो मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, केजिन, पता है आपको, मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो केजिन प्रोटीन होता है। और जो मिल्क में शुगर होता है वो कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में, प्रोटीन होता है केजिन प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, इस प्रोटीन की डाइजेशन करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रेनिन, नॉट हार्मोन, एंजाइम। ठीक है, बाकी नॉर्मल प्रोटीन जो आप खा रहे हो, चाहे वो एग में हो चाहे किसी दाल में, किसी भी चीज में है ना, वो हो गया दैट इज पेप्सिन, वो पेप्सिन होगा। तो इस चीज ये डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन सी प्रेजेंट नहीं होगी चीज। दो होते हैं आपके सेल्स, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल्स जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम यूकैरियोट्स की कैटेगरी के अंडर आएंगे, कैटेगरीज हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो गए जो जैसे बैक्टीरिया हो गया, वो प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आएंगे, तो उनकी बात करी हुई है।
ठीक है, कौन सी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बेसिक जो फर्क होगा, जो आपके ना यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो आपका सेल होता है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा। ठीक है, बट जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं ना, जैसे बैक्टीरिया, इनमें जो आप डीएनए देखोगे ना, इस तरीके से प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। सुना होगा आपने, सुनी होगी ये टर्म न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सा होगा, नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये फर्क है, एक फर्क। दूसरा डिफरेंस, जो यूकैरियोट्स है ना, उसमें सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, एमबीओ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, बट इसमें वो एब्सेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोट में कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है आपके प्रोकैरियोट्स। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यही बात थी। आगे चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, विच सेल ऑर्गेनेलीज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाएगा। ठीक है, पहली ऑप्शन न्यूक्लियस, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। चार ऑप्शंस है आपकी, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाएगा। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का काम होगा एटीपी बनाना, एटीपी की प्रोडक्शन। एटीपी मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी। ठीक है, पूरे दिन आप जो भी डेली एक्टिविटीज करते हो उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज एटीपी। वो एनर्जी कौन दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा, हाँ, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी हार्मोन। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, थायराइड, ओवरी, टेस्टिस या फिर स्प्लीन। कोई हार्मोन नहीं बनाएगा, ये पूछा गया इन्होंने। देखो, स्प्लीन, थायराइड तो बनाता है, थायराइड का कौन सा हार्मोन है, दो है, T3 और T4, इसको जिसको आप बोलते हो थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपको पता होना चाहिए, जैसे ये आपकी विंड पाइप है, जैसे विंड पाइप के अराउंड यहाँ एक पेयर प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और उसका मेन काम होगा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, मतलब कोई भी चीज, बेसिकली इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, मतलब किसी चीज का टूटना या किसी चीज का बनना इनसाइड द बॉडी, दैट इज मेटाबॉलिज्म, वो कंट्रोल करेगा थायराइड ग्लैंड। ये आपको पता है, उसके साथ जो डिजीज लिंक करते हैं, जैसे ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर में क्या होता है, अगर नॉर्मली क्या है, जो आयोडीन है ना, वो चाहिए आपकी थायराइड की फंक्शनिंग के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जब आयोडीन की कमी या डेफिशिएंसी होगी तो जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा ग्वाइटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो ऐसा क्यों होता है, थायराइड ग्लैंड क्यों अपना साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन को एक्यूमुलेट कर सके, उसका इंटेक कर सके, तभी, क्योंकि उसको तो आयोडीन चाहिए, तभी वो साइज इंक्रीज कर लेता है, उसको होता है ग्वाइटर, वो डिजीज। ठीक है, इसके अलावा एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म मतलब होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, वो पर्सन्स मतलब बोल लो जिनमें थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है, वो होते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसमें कम बनता है। अब हाइपोथायराइडिज्म के केस की बात करूं, जिनमें थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, वो क्या होंगे, फैटी होंगे, ये ऑपोजिट होता है, ऐसे चलता है ये। हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होगा, ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है तो पर्सन क्या होगा, स्किनी या पतला होगा। ये चीज होती है हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में, जो फर्क होता है मेन। तो ये थायराइड है। ओवरी भी आपको पता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो फीमेल सेक्स हार्मोन, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये दो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी बनाएगी। टेस्टिस आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जैसे फीमेल में भी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो, ठीक है, वो होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वैसे ही जो मेल्स में रिस्पॉन्सिबल होंगे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका स्प्लीन है वो नहीं बनाएगी कोई भी हार्मोन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। जल्दी बताओ आपको कौन सी ऑप्शन लग रही है। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी बताएं। सी ऑप्शन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे ये प्लांट सेल है, उनमें ना वेकेंट स्पेसेस होती हैं, खाली जगह बोलते हैं जिसको वेकेंट स्पेसेस। जो वो वेकेंट स्पेसेस होती है उसको वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल आपने सुना होगा। उसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन, उसको बोला गया टोनोप्लास्ट। उसकी बात करी थी बस इस क्वेश्चन में, कि उसकी लेयर की बात करी थी, उसकी लेयर का नाम है टोनोप्लास्ट, राइट। यही पूछा गया था, वही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। कहते 16th हो गया हमारा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के साथ कौन से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो लिंक करते हैं, ये एसोसिएटेड है, जल्दी बताओ कौन से लग रहे हैं आपको। डी, ऑल ऑफ दिस। 4 ऑप्शंस हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपके, ठीक है। ये आपको पता ही है। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ना जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड ये क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कर रहे हैं, मतलब इस नॉट रिलीज, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड में, जिसको आप टाइलिन भी बोलते हो, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो डाइजेशन करेगा किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। Recording in progress. वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा इशू आ रहा है, 1 मिनट ना। सर रिकॉर्डिंग में ये कोई ऑप्शन आई थी तो मैंने कैंसिल करी थी, शायद ऑन होगी, फिर मैंने कैंसिल भी कर दी। देखना एक बार, अभी ऑप्शन आ रही थी, मैंने क्रॉस करा, शायद ये ऐसे हो गया। रिकॉर्डिंग चली गई। तो इसकी बात कर रहे थे। इसके बाद ऐसा है कि नेक्स्ट ऑप्शन है लीवर, ठीक है। लीवर आपको पता है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा, लीवर होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और पैंक्रियाज होंगे आपके सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स। कौन होते हैं, पैंक्रियाज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो मिल्क का व्हाइट कलर होगा वो किस चीज़ की वजह से होगा, किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से मिल्क का कलर व्हाइट होगा। केजिन, लैक्टोज, कैरोटीन या फिर एल्ब्यूमिन। ऑब्वियसली इसका क्या आंसर होगा, केजिन प्रोटीन, जो अभी बात करी थी। केजिन प्रोटीन की वजह से जो मिल्क है उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, व्हाइट कलर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप। एल्ब्यूमिन होता है एग प्रोटीन, जो एग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स नंबर इज सेम एज दैट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन। कहते हैं रेड ब्लड सेल्स जितने होते हैं उतने ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्रोटीन। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। एडल्ट्स में आरबीसीज बनेंगे आपकी रेड बोन मैरो में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस वजह से मैं साइंस की ज्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ बेसिक में, ठीक है। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। न्यूक्लियस के बिना प्रेजेंट होंगे। आरबीसीज हैव एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोला जाता है। तो एक एक करके बताऊंगी, मतलब इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो गलत है। ऐसे नहीं होता जितने आरबीसीज हैं उतने ही आपके डब्ल्यूबीसीज हों, नहीं। और जहां तक फॉर्मेशन की बात है, चाहे आपके रेड ब्लड सेल हो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स, चाहे प्लेटलेट्स, ये सारे कहाँ बनेंगे, बोन में।
जिसको बोलते बोन मैरो बोलते हो, बोन मैरो में बनेंगे, बोन्स में बनते हैं ये, ठीक है। एक ऐसे बताती हूँ, जब एक बेबी 6 मंथ्स का होता है ना, बिफोर 6 मंथ्स ये बनेंगे लीवर में, ठीक है। बनते हैं ये आपके जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं या वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, ये बनते हैं लीवर में, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ, जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे फिर बनने लग जाएंगे बोन मैरो में थ्रू आउट द लाइफ। ऐसे होता है, ये होता है ऐसे, ठीक है। पहले 6 महीने के पहले बनेंगे लीवर में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स, जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट द फंक्शन जो होगा, मतलब द फंक्शनिंग विल बी कंटिन्यूड बाय बोन मैरो, ठीक है। मतलब उसकी कॉन्टिन्यूएशन जो होगी दैट विल बी डन बाय बोन मैरो, बोन मैरो करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने अगर ये बात करी है कि ग्रेवयार्ड की बात कर दी, जो स्प्लीन है ग्रेवयार्ड बोलते हैं उसको आरबीसीज का, क्योंकि जो डेड रेड ब्लड सेल्स होंगे ना, या वाइट ब्लड सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा स्प्लीन, तभी इसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। वो भी होंगे आपके डेड की बात कर रही हूँ मैं, डेड रेड ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शंस तो करेक्ट ही हैं आपकी। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बोल रहे हैं विच ग्लैंड एक्ट्स एज एक्सोक्राइनली एज वेल एज एंडोक्राइनली, मतलब जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है, वो कौन सा ग्लैंड है? पैंक्रियास, सिबेशियस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, नन ऑफ दीज। ऑब्वियसली कौन सा होंगे? पैंक्रियास होंगे, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड्स, इसमें ऐसा होगा कि एक तो होते हैं आपके डक्टलेस, ठीक है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होगी, डायरेक्ट सिक्रीशंस ब्लड में आएंगी जैसे हॉर्मोन्स, ठीक है। एक होते हैं आपके जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट, जो पैंक्रियास है ना, इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट एक ट्यूब होती है, ठीक है, इसमें डक्ट तो प्रेजेंट होगी ही होगी जिसके थ्रू सिक्रीशंस आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट ब्लड में भी सिक्रीशंस ये रिलीज करता है पैंक्रियास, इस वजह से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड का औधा कहूंगी मैं दिया जाता है पैंक्रियास को, ठीक है। फिर गाइस आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडे सेशन, आपको साइंस का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट टाइम से हम जो हमारी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि साइंस एंड टेक होगा, करंट अफेयर्स प्लस बेसिक साइंस में कवर करवाऊंगी यहाँ हिमाचल में, जो भी आपके हिमाचल के एग्जाम्स हैं, वेदर HPAS इसके अलावा, ठीक है, जो भी करंट चला हुआ है, न्यूज़ में आ रहे हैं साइंस एंड टेक का, इसके अलावा ये बेसिक साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो भी अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। आप लोग सक्सेसट्री हिमाचल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन, थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेक केयर।